हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का आधार क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इंटरनेशनल ट्रेड, और क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है अपनी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की। टॉपिक है बेसिस। बेसिस का मतलब है आधार। इंटरनेशनल ट्रेड का आधार क्या है, मतलब कहने का ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड हमारा किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रभावित करती हैं। जैसे यहाँ पे 5 चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में अब आपको पता है, सिंपल सी बात है, हर देश में अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। कहीं पे ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं पे कम पाए जाते हैं ना। नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे मिनरल्स हो गए, तो मिनरल्स सिंपल सी बात है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। दूसरा, पॉपुलेशन का फैक्टर, पॉपुलेशन कम है ज़्यादा है तो उसका इंटरनेशनल ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरा, स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फोर्थ है आपका एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और फिफ्थ है आपका ट्रांसपोर्ट। तो इन 5 चीज़ों को देखेंगे कि कैसे फाइव थिंग्स जो दे रखी हैं कैसे हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले तो डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को प्रभावित करता है, ये हम देखेंगे। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि दुनिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अब नेचुरल रिसोर्सेज में अपने आसपास जो भी चीज़ पाई जाती है नेचर में, वो नेचुरल रिसोर्स आ जाएगा। चाहे इसमें आपके फॉसिल फ्यूल्स हों, ठीक है, या फिर आपके और भी रिसोर्सेज हों, मिनरल्स हों। तो आपको पता है अलग अलग टोपोग्राफिकल एरिया में या अलग अलग मतलब एरिया में अलग अलग रिसोर्सेज पाए जाते हैं। और अलग अलग रिसोर्सेज क्यों पाए जाते हैं वो डिपेंड करता है किसी भी एरिया के फिजिकल स्ट्रक्चर के डिफरेंस में, है ना। कहीं पे डेजर्ट ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं पे माउंटेन्स ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं पे प्लेन्स ज़्यादा पाए जाते हैं ना। तो जियोलॉजी, रिलीफ, सॉइल और क्लाइमेट, ये चीज़ जो है ये प्रभावित करती है किसको, नेचुरल रिसोर्सेज के डिफरेंस को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल मतलब पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो डिफरेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स डिटरमाइन द मिनरल रिसोर्स बेस एंड टोपोग्राफिकल डिफरेंस इंश्योर डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल रेज्ड। मतलब आपको देखने को मिलेगा जो रिसोर्सेस हैं वो हमारी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में आपको पता है नीचे क्या पाया जाता है, नीचे है हमारा डेक्कन प्लेट्यू, है ना। अगर आपने 11th में अगर ढंग से पढ़ाओ तो ये डेक्कन प्लेटू वाला जो रीजन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। क्योंकि कैसे बना था ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से यहाँ पे बना था, लावा निकल के आया, वो फैल गया, और इसको हम बोलते हैं मिनरल हाउस ऑफ इंडिया। ऊपर की बात करें, यहाँ पे डेजर्ट है, थार डेजर्ट, यहाँ पे रिसोर्सेज उतने नहीं है, मगर हाँ यहाँ पे तेल वेल के रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। प्लेन वाले एरिया में मिनरल बहुत कम पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आपको बहुत सारे मतलब रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो मतलब रिसोर्सेज जो हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, आपके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। प्लस टोपोग्राफिकल डिफरेंस का मतलब क्या है कि वहाँ के फिजिकल फीचर कैसे हैं। जैसे मान लो इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में आपने पढ़ा होगा 6 फिजिकल रीजन है। तो यहाँ पे क्या है, माउंटेनियस रीजन है। अब यार माउंटेनियस रीजन पे अलग क्रॉप उगाई जाएगी, डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में अलग क्रॉप उगाई जाती है, थार डेजर्ट में अलग क्रॉप है, प्लेन वाले रीजन में अलग क्रॉप है, कोस्टल एरिया में अलग क्रॉप उगाई जाती हैं। तो मतलब जो टोपोग्राफिकल फीचर है, मतलब जो फिजिकल फीचर है वो डिफाइन करते हैं टाइप ऑफ क्रॉप्स। तो डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप जो, अब देखो सिंपल सी बात है, इंडिया आपको पता है एक ऐसा देश है जहाँ पे फिजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है। हमारे इंडिया में आपको देखने को मिलेगा प्लेन्स भी पाए जाते हैं, प्लेट्यूज भी पाए जाते हैं, आइलैंड भी पाए जाते हैं, डेजर्ट भी पाया जाता है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों की होने की वजह से हमारे यहाँ पे क्रॉप्स भी बहुत सारी उगाई जाती हैं। अगर आपका टोपोग्राफिकल एरिया एक जैसा हो, उसमें डिफरेंस ना हो, तो क्रॉप्स एक जैसी ही मिलेंगी। मगर हमारे यहाँ तो आप देखो, हमारे यहाँ क्या कहीं भी दुनिया में किसी भी जगह पर अगर टोपोग्राफिकल फीचर डिफरेंट है तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगाई जाती हैं और अलग अलग टाइप के एनिमल्स वहाँ पे पाले जाते हैं। रेज का मतलब पाले जाते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आर मोर कॉमन इन लो लैंड्स। अब यहाँ पे बता रखा है कि जहाँ पे जो नीचे वाली जो ज़मीन होती है, प्लेन वाली जो ज़मीन होती है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं। और टूरिज्म जो है ये पाया जाता है माउंटेनियस रीजन्स में। अब जैसे इंडिया की बात करें तो अपना जो हिमालयन रीजन है वो बहुत फेमस है किसके लिए, टूरिज्म के लिए। बहुत सारे लोग वहाँ पे टूरिस्ट के लिए मतलब घूमने आते हैं ना। और जबकि प्लेन वाला रीजन है वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं, प्लेन नीचे पाए जाते हैं। समझ गए। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है ये डिफाइन किसको डिटरमाइन करेगा, इंटरनेशनल ट्रेड। अब सिंपल सी बात है, अब बाहर से लोग घूमने आएंगे, यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज़्यादा होंगी तो इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। दूसरा है मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल्स जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, बराबर तो पाए नहीं जाते हैं।
और अगर किसी जगह पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्रीज लगानी है, तो यार आपको पता है इंडस्ट्रीज मेनली किस पे डिपेंड करती हैं, मिनरल्स पे डिपेंड करती हैं। तो हमने इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन में देखा था इंडस्ट्री जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, मिनरल्स पे। फॉर एग्जांपल ग्लास की एक इंडस्ट्री है तो उसके लिए बहुत सारे मिनरल्स चाहिए, सैंड चाहिए, है ना, उसके अलावा डोलोमाइट और सिल्का सैंड, कई टाइप के मतलब मिनरल्स चाहिए। और आपकी सीमेंट की इंडस्ट्री है तो उसके लिए भी लाइमस्टोन चाहिए ना, डोलोमाइट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें इसके लिए चाहिए, है ना। अगर आपकी आयरन और स्टील इंडस्ट्री है उसके लिए भी मिनरल चाहिए, कौन सा, आयरन ओर चाहिए, मैग्नीज चाहिए, है ना। तो जनरली जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, मिनरल्स पे। तो अगर किसी एरिया में मिनरल पाए जाते हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है किसी भी जगह के फ्लोरा एंड फोना को इन्फ्लुएंस करता है। फ्लोरा मतलब प्लांट कम्युनिटी और फोना मतलब एनिमल कम्युनिटी। अगर कहीं पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत ज़्यादा टू कोल्ड या टू हॉट है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ पर आप देखना पेड़ पौधे और जीव जंतु कम पाए जाते हैं। और क्लाइमेट अगर मॉडरेट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। तो एक्सट्रीमली क्लाइमेटिक कंडीशंस में तो फ्लोरा एंड फोना कम पाया जाता है और मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस में फ्लोरा फोना ज़्यादा पाया जाता है। डाइवर्सिटी इन द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो इंश्योर्ड बाई क्लाइमेट। अब यार सिंपल सी बात है, जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होगा वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा वहाँ पे कम प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि कोल्ड रीजन में वूल का प्रोडक्शन होता है, जहाँ जबकि ट्रॉपिकल रीजन कौन से होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक और कैप्रिकॉन के बीच में जो रीजन आते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ये ट्रॉपिकल रीजन जनरली हॉट होते हैं, गर्म होते हैं। यहाँ पर बनाना, रबर, कोकोआ ये ग्रो किए जाते हैं। मतलब अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। पॉपुलेशन फैक्टर, पॉपुलेशन का साइज, डिस्ट्रीब्यूशन और डाइवर्सिटी अलग अलग देशों में ये डिटरमाइन करेगी किस टाइप का ट्रेड होगा कंट्रीज के बीच में और कितना ट्रेड होगा, ये डिटरमाइन करती हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। कल्चरल फैक्टर्स। अब आपको पता है हमारी पूरी दुनिया में अलग अलग टाइप का कल्चर पाया जाता है, अलग अलग टाइप के आर्ट एंड क्राफ्ट पाए जाते हैं, तो डिफरेंट कल्चर्स पाए जाते हैं। अपने इंडिया में देखो ना यार, इंडिया में नॉर्थ में अलग कल्चर है, साउथ में अलग कल्चर है, ईस्ट में अलग कल्चर है, वेस्ट में अलग कल्चर है, सेंटर में अलग कल्चर है। तो कल्चर अलग होने की वजह से वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो भी अलग अलग पाई जाती हैं, खान पान की चीज़ें अलग पाई जाती है, वहाँ पे जो लोग बनाते हैं वो चीज़ें अलग पाई जाती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट हम जिसको बोल सकते हैं। ये चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, कल्चर पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे चाइना की बात करें तो चाइना किसके लिए फेमस है भाई, चाइना फेमस है आपकी पोर्सलिन, फाइनेस्ट पोर्सलिन और ब्रोकेट्स के लिए। ये जो आइटम दिखा रखे हैं पोर्सलिन का आइटम है, ठीक है। तो चाइना इन सब चीज़ों के लिए फेमस है, चाइना का कल्चर इन चीज़ों के लिए ज़्यादा जाना जाता है। और ईरान की बात करें तो ईरान में कारपेट बहुत ज़्यादा फेमस है। कारपेट तो वैसे हर जगह मिल जाएंगे, मगर ईरान की कारपेट कुछ स्पेशल है। पोर्सलिन का मटेरियल, चीनी मिट्टी का मटेरियल हर जगह पर मिल जाएगा, मगर यहाँ का जो ये ब्रोकेट्स और पोर्सलिन का जो मटेरियल है चाइना का ज़्यादा फेमस है। नॉर्थ अफ्रीका का लेदर वर्क ज़्यादा फेमस है। इंडोनेशिया का बाटिक क्लॉथ ये ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो मतलब आर्ट एंड कल्चर जो है हमारे टाइप ऑफ ट्रेड को भी प्रभावित करता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का कल्चर पाया जाता है, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के आर्ट एंड क्राफ्ट पाए जाते हैं। और फिर ये चीज़ें क्या है, हेल्प करती हैं किसमें, यूनिकनेस जो है ये मतलब हेल्प करती है इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है, अगर सब जगह पे एक जैसे सामान पाए जाएंगे तो फिर ट्रेड क्यों करेगा कोई, है ना। अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अरे वहाँ से ये सामान मंगाओ, वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है ना, तो उससे हमारा ट्रेड बढ़ता है। साइज ऑफ पॉपुलेशन, अब सिंपल सी बात है, ट्रेड में तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, खरीदने वाले लोग। अगर किसी जगह पर लोग ही कम होंगे तो ट्रेड कम होगा, लोग ज़्यादा होंगे ट्रेड ज़्यादा होगा, नंबर एक। नंबर दो क्या है, लोगों में भी लिविंग स्टैंडर्ड। अगर लो लिविंग स्टैंडर्ड है तो सामान कैसा बेचना पड़ेगा, सस्ता वाला बेचना पड़ेगा। हाई लिविंग स्टैंडर्ड है तो सामान कैसा खरीदेंगे, वो हाई क्वालिटी का सामान खरीदेंगे। तो दो चीज़ें आपको देखने मिलेंगी पॉपुलेशन में। तो कंट्रीज हैविंग डेंस पॉपुलेशन आर डोमिनेटेड बाई लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड लिटिल एक्सटर्नल ट्रेड बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड इन लोकल मार्केट। आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे देश जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, डेंस पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लाइक इंडिया, चाइना, जापान, ठीक है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। तो ऐसे देशों में क्या देखने को मिलेगा, जो भी मतलब प्रोड्यूस हो रहा है देश के अंदर, जो भी एग्रीकल्चर का मटेरियल है, जो भी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन हो रहा है, वो ज़्यादातर क्या है, लोकल लेवल पर ही कंज्यूम हो जाता है। और यहाँ पे इंटरनल ट्रेड ज़्यादा होता है, एक्सटर्नल ट्रेड कम होता है। ठीक है, बेटर क्वालिटी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं ये डिपेंड करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब यार सिंपल सी बात है, ऐसे लोग जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई फाई है तो वो कहेंगे हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए। जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है तो सिंपल सी बात है, वो कहेंगे अगर हमें तो अपना काम चल जाए ऐसे ही प्रोडक्ट मंगा दो। ठीक है, अगर मान लो आपकी अच्छी सैलरी है, आप लाखों रुपए मतलब हर महीने कमा रहे हो तो आप आईफोन खरीदोगे। आपकी सैलरी बहुत कम है, 10,000 रुपये महीने कमा रहे हो तो भैया आप कहोगे कोई सा मोबाइल मिल जाए उसी से हम काम चला लेंगे। ठीक है, तो
तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ये डिटरमाइन करेगा किस टाइप का प्रोडक्ट खरीद रहे हो। तो बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डिटरमाइन की जाती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आधार पर। फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओनली फ्यू पीपल कैन अफोर्ड बाई कॉस्टली इंपोर्टेड गुड्स। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि अगर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है तो ओनली कुछ ही लोग होंगे उनमें से जो इंपोर्टेड गुड्स को खरीद सकते हैं। इंपोर्टेड मतलब बाहर से जो गुड्स आए उनको खरीद सकते हैं। मतलब लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अगर लोग ज़्यादा रह रहे हैं तो वो कोशिश करेंगे ऐसा सामान खरीदें जो सस्ता हो। इसमें बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो हाई क्वालिटी का और कॉस्टली इंपोर्टेड गुड्स को खरीद पाते हैं। तीसरा है आपका फैक्टर स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टेज का मतलब अब आपको पता है कोई भी कंट्री ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट मतलब डेवलप्ड कंट्री बन जाए, तो उसकी स्टेजेज होती हैं। शुरू में वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, फिर वो इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, फिर सर्विसेज में मतलब उसकी कमाई ज़्यादा होती है। तो आपको पता है ना हमारी जो जीडीपी होती है, जीडीपी में 3 सेक्टर से कमाई होती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज आती हैं और टर्सरी सेक्टर में सर्विसेज आती हैं। तो जब भी कोई कंट्री ग्रो करना स्टार्ट करता है तो शुरू में वो उसकी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहती है, फिर वो शिफ्ट करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर, इंडस्ट्री से ज़्यादा कमाई होती है, फिर वो आ जाता है सर्विसेज में। तो इकोनॉमिक स्टेजेज अब दुनिया भर में आप देखोगे तो सारे देश एक जैसे तो है नहीं, सब अलग अलग मतलब स्टेज में चल रहे हैं। कुछ कंट्री जो हैं अभी प्राइमरी स्टेज में मतलब एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड है, कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा है और कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं। जैसे यूएसए की बात करें तो यूएसए में ज़्यादातर जो कमाई होती है वो सर्विस सेक्टर से होती है। ठीक है, ओके तो नेचर ऑफ कमोडिटीज ट्रेडेड चेंजेज एट डिफरेंट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। मतलब सिंपल सी बात है, जो भी कमोडिटीज का व्यापार कर रहे हो ये जो है अलग अलग समय पर अलग अलग हो जाती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पर अलग अलग हो जाती हैं। अगर मान लो एक कंट्री ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो रहा है तो सिंपल सी बात है वो एक्सपोर्ट क्या करेगा, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा। खरीदेगा क्या, मशीन खरीद लेगा, ऐसे प्रोडक्ट खरीद लेगा जो वो खुद नहीं बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखा है, अब देखना एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, 2 तरह के देश होते हैं, एक तो होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज और एक होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज को हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस और डेवलपिंग कंट्रीज को हम कह सकते हैं नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। ठीक है, अब थोड़ा इनके बारे में समझ लो क्योंकि ये एग्जांपल में काम आएगा। डेवलपिंग कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा पैसा कम होता है, टेक्नोलॉजी का लेवल कम होता है, इनको नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस बोलते हैं। जरूरी नहीं कि इसमें ऐसा एक भी इंडस्ट्री नहीं हो, मगर मोस्टली यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज में क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादातर लोग जो हैं एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। जबकि डेवलप्ड कंट्री की बात करें, बहुत सारा पैसा होता है इनके पास, अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, इनको इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस बोलते हैं। ज़्यादातर लोग जो है नॉन प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड रहते हैं जैसे सेकेंडरी और टर्सरी, और ये मशीनरी और टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो डेवलपिंग कंट्रीज वो जो बेचारे जहाँ पे ज़्यादा लोग पुअर हैं, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत कम है, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, जहाँ पे लो लिविंग स्टैंडर्ड है। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए है ना, जापान, ये डेवलप्ड में आ जाएंगे, फ्रांस। तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होता है, पॉवर्टी कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। तो ये वाली चीज़ समझ लो बस। तो अब यहाँ पे दे रखा है नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, समझ गए ना। नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस में कौन सा आ जाएंगे, डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, इसीलिए ये जो देश है नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, ये इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस को एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं और इनसे क्या खरीदते हैं, ये मशीनरी और फिनिश प्रोडक्ट इनसे इंपोर्ट कर लेते हैं। कौन से देश, नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। यहाँ पे जो ग्रीन दिखा रखे हैं कंट्रीज, ये ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और ये ग्रे दिखा रखे हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनको हम बोलेंगे नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, और इनको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। तो नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस को एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट दे रहे हैं, और ये इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस क्या कर रहे हैं, नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड को मशीनरी और इनके फिनिश प्रोडक्ट को दे रहे हैं। ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस एक्सपोर्ट मशीनरी एंड फिनिश प्रोडक्ट एंड इंपोर्ट फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। अगला है हमारा एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, अब देखो मैंने अभी बताया था डेवलप्ड कंट्री के पास पैसा बहुत है, डेवलपिंग कंट्रीज के पास पैसा नहीं है। तो डेवलप्ड कंट्रीज क्या करते हैं, गरीब देशों में या नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा इनमें लगाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सपोज करो कोई यूएसए की कंपनी इंडिया में अपना प्लांट खोलती है, तो इससे क्या होगा, इंडिया में बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो जब कोई दूसरा देश हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या हमारा देश किसी दूसरे में कर रहा है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो बाहर से जो पैसा आता है इससे क्या होता है, ट्रेड बढ़ता है।
तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बूस्ट ट्रेड इन डेवलपिंग कंट्रीज विच लैक इन कैपिटल। सिंपल सी बात है, डेवलपिंग कंट्रीज में पैसा कम होता है, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है तो इससे क्या होता है, हमारा ट्रेड बढ़ जाता है। इसलिए आपको याद होगा 1991 में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे इंडिया ने, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हमने किया था। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अपने देश को दुनिया भर के देशों से जोड़ देना। तो उससे क्या होगा, अलग अलग देशों की कंपनियां हमारे देश में क्या कर सकती हैं, प्लांट लगा सकती हैं, और इससे क्या होगा, ट्रेड बढ़ेगा। ट्रेड बढ़ेगा तो पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, अब डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा किस लिए चाहिए, माइनिंग में, ऑयल ड्रिलिंग में, हैवी इंजीनियरिंग, लंबरिंग, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, इन सब के लिए इनको क्या चाहिए, पैसा। और ये पैसा कहाँ से आएगा, अगर कोई दूसरा देश हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो वहाँ से पैसा ये ले सकते हैं। तो इन देशों में पैसा इन्वेस्ट करने से फ़ायदा क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइज जो नेशंस हैं ये इंश्योर कर लेते हैं इंपोर्ट ऑफ फूड स्टफ्स, मिनरल्स एंड क्रिएट मार्केट फॉर देयर फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज कई बार फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो इनसे फ़ायदा क्या हो जाता है, डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री को एक तो खाने पीने की चीज़ें देते हैं और रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्री के लिए ये डेवलपिंग कंट्रीज क्या बन जाते हैं, मार्केट बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री तो है ही, फिनिश प्रोडक्ट का ये क्या बन जाती हैं, मार्केट। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, दोबारा मैं फिर बता रहा हूँ। डेवलपिंग कंट्रीज कौन से, जो गरीब देश हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में अगर डेवलप्ड कंट्री इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेवलप्ड कंट्री जैसे मान लो यूएसए ले लो, यहाँ पे मान लो इंडिया ले लो, तो ये अगर यूएसए इसमें इन्वेस्ट करेगा तो ये इंडिया से एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट खरीद सकता है। यहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं है इतना। और डेवलपिंग कंट्री क्या करते हैं, इनको अपने सामान को बेचते हैं, जो फिनिश गुड्स है उसको बेचते हैं, तो ये इनके लिए मार्केट की तरह भी काम करते हैं। कौन से देश, नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। और ये इससे क्या होता है, एक साइकिल सी बन जाती है और ट्रेड बढ़ता रहता है दोनों देशों के बीच में। ठीक है ना। लास्ट है ट्रांसपोर्ट। अब सिंपल सी बात है यार, पहले के टाइम पे आपको पता होगा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बहुत कम हुआ करती थी, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कम हुआ करती थी तो ट्रेड जो है सिर्फ लोकल एरिया में ही रेस्ट्रिक्टेड था। अब यार ले जाएँ कैसे, पहले पुराने टाइम पर दिक्कत तो ये थी। तो बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आज की डेट में जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं जैसे रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, मेट्रो, है ना, ये जो आजकल के जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं इनको बोलते हैं मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इनसे पहले जब इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो ट्रेड जो था सिर्फ लोकल एरिया में रेस्ट्रिक्टेड था, मतलब कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही, मतलब यहाँ इस जगह पे, यहाँ इस जगह पे, तो लोकल एरिया में ट्रेड होता था, क्योंकि दूर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। और ओनली उस समय पर पुराने टाइम पे हाई वैल्यू के जो मतलब आइटम्स होते थे उनका ही ट्रेड होता था, जैसे जेम्स, सिल्क और स्पाइसेस, इनको लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेड किया जाता था। जैसे भारत में भी पुराने टाइम पे आपको पता होगा केरल साइड में, कर्नाटक साइड में, साउथ इंडिया में मसालों का प्रोडक्शन बहुत होता था, तो इन मसालों को बहुत ज़्यादा दूर दूर तक इनको ट्रेड किया जाता था अरब ट्रेडर्स के द्वारा शुरुआत में। ठीक है, तो पहले के टाइम पे हर चीज़ का ट्रेड तो नहीं होता था, मगर हाई वैल्यू के जो आइटम थे जैसे जेम्स और सिल्क और स्पाइसेस, इनका लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेड होता था। बाकी चीज़ों का ट्रेड सिर्फ लोकल लेवल पर ही होता था। और ऐसा क्यों, क्योंकि पहले के टाइम पे ज़्यादा हमारे पास ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं हुआ करते थे, मगर अब तो हमारे पास हैं। आज की डेट में आप देखो, हमने रेलवे का एक्सपेंशन कर लिया है, ओशन का मतलब एक्सपेंशन कर दिया है, ओशन रूट्स हमने डिस्कवर कर लिए हैं, ओशन में हमने मतलब पानी के जहाज डेवलप कर लिए हैं, ये ट्रांसपोर्ट को डेवलप कर लिया है। आज की डेट में अगर कुछ ऐसे आइटम है जो पेरिशेबल है, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनके लिए हमने रेफ्रिजरेशन और प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स डेवलप कर ली हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से आज की डेट में जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गया है, ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये पाँचों चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं ये प्रभावित करती हैं हमारे किसको, ट्रेड को। और यहाँ पर ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने क्लास 12 की जो ज्योग्राफी है अपनी, ह्यूमन ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपका उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। वहाँ पे सारे वीडियोज़ क्रम से मैंने लगा दिए, जैसे नई बुक जो आई है अपनी, उसमें जो अपडेटेड करके सिलेबस दिया है उसको क्रम से लगा दिया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके एक एक वीडियो चेक कर सकते हैं। कुछ वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, कुछ रह गए थे। तो इस बुक का मतलब एक चैप्टर बचा है हमारा टर्सरी एक्टिविटीज़, बाकी 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन एंड बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। धन्यवाद।